हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम इस समय जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 2017 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें कि 25 क्वेश्चन हम लोग के हो चुके थे। और आज जो है हम 26 जो हमारा क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, और बच्चों कुछ मेरा गला ख़राब है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी इसके साथ। कुछ अपने आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, जो मैं बोल रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ठीक से बोल पाऊँ। तो पहला जो 26 हमारा क्वेश्चन है वो है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंध की पद्धतियों के अंतर्गत नकारात्मक प्रबलन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में संकेत की उपस्थिति में अनुक्रिया व्यक्त करने पर बल दिया जाता है। तो ये जो स्किनर है उनकी ये थ्योरी में से, अधिगम थ्योरी में से आया है। तो जो ये उसमें जो प्रशिक्षण होता है वो किस तरीके से उसमें पुनर्बलन किस तरीके से दिया जाता है, तो उनके उस थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो अभी तो बच्चों इतना समय नहीं कि मैं पूरी थ्योरी आपको यहाँ पे समझा पाऊँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी। इसमें पहला है पलायन प्रशिक्षण। पहला है आपका पलायन, दूसरा है दंड, और तीसरा है आकर्म प्रशिक्षण, और चौथा है परिहार। तो इसमें इन्होंने कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध की पद्धतियों के अंतर्गत नकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक यानी कि कोई इसको पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। जो आपका रेनफोर्स होता है, जो आपका पुनर्बलन होता है, वो दो तरह के होते हैं। प्रबलन जो होता है, एक होता है नकारात्मक, होता है सकारात्मक। यहाँ पे बात की गई है नकारात्मक प्रबलन की। तो प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में संकेत की उपस्थिति, इसमें दो बातों पर ध्यान रखना है। एक तो आपको जो नकारात्मक प्रबलन मिल रहा है, और दूसरा आपको जो संकेत है, जो पुरस्कार दिया जा रहा है, जो भी चीज़ आपको दी जाए, चाहे वो दंड दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, उसकी उपस्थिति है। ठीक है, संकेत की उपस्थिति है में अनुक्रिया व्यक्त करने पर बल देता है। तो इसमें से आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पलायन है कि दंड प्रशिक्षण है, कर्म प्रशिक्षण है, कौन सा ऐसा है कि जो कि नकारात्मक प्रबलन प्रदान करने के लिए और संकेत की उपस्थिति होती हुए भी अनुक्रिया व्यक्त करने पर बल देता है। तो वो आपका है जो 4 ऑप्शन है आपका परिहार प्रशिक्षण। इस पे आप टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची टॉलमैन के चिन्ह गेस्टाल्ट अधिगम साइन गेस्टाल्ट लर्निंग पर आधार प्रदर्शित करती है, कूट में चयन करिए। तो जो आप इनकी चिन्ह थ्योरी कहते हैं, साइन गेस्टाल्ट लर्निंग या ना गेस्टाल्ट टॉलमैन की ये चिन्ह गेस्टाल्ट अधिगम है, जो आप इसको पढ़ते हैं। तो आप जब इनका ये थ्योरी अधिगम पढ़ेंगे तो उन्होंने बात की है, जो सूची है इसमें कौन सी सूची, इसमें आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से सूची को आपने देखना है, क्योंकि जो सूची थी उनका जो एक उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी। तो आप जब उनकी थ्योरी को, अधिगम थ्योरी को पढ़ेंगे, तो उसमें पहला आपका जो स्थान अधिगम है वो आपका उन्होंने लिया था स्थान अधिगम को, दूसरा उन्होंने लिया था पुरस्कार अधिगम को, तीसरा उनका था अव्यक्त अधिगम का प्रयोग। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनका हो गया सेकंड, और आपका थर्ड और फिफ्थ। तो ये अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं तो इनका ये तीसरा वाला बिल्कुल ठीक है। अब 28 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम प्रस्तुतिकरण में व्यवहार रचना के लिए अपेक्षित है। ठीक है,
यहाँ पे शिक्षण अधिगम की बात हो रही है, यानी कि टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, उस क्लास की बात हो रही है जिसमें कि टीचिंग और अधिगम का प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण हो रहा है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रस्तुतिकरण जब होता है तो उसमें व्यवहार रचना के लिए वो जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं वो कौन सा अपेक्षित है, कौन सा होना चाहिए। तो पहला है जो उन्होंने कहा है उदाहरण सहित व्याख्यान, ये भी कुछ हद तक ठीक है। लघु वार्ता सत्र सहित चर्चा। और फिर तीसरा है व्यक्तिकरण सहित अभिक्रमित अधिगम। और अंत 4 आपका है कि अंतःक्रिया के लिए अवसर सहित पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो अभिक्रमित अधिगम की बात कर रहा है, ये एक प्रोग्राम्ड अधिगम की बात कर रहे हैं। और एक व्यक्तिकरण की बात होती है कि एक हर बच्चे पर उसमें ध्यान दिया जाएगा। वो ध्यान देते हुए यानी कि ऐसा माहौल होगा कक्षा का जिसमें इंटरेक्शन किसमें होता है, इंटरेक्शन बच्चे का उसमें अच्छा हो पाता है, उस क्लास में अच्छा हो पाता है जहाँ पे बच्चे अपने जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं वो अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। और हर बच्चे को पूरा मौका दिया जाता है बोलने का और उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो व्यक्तिकरण यानी कि इस बात पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि व्यक्ति विशेष पे ध्यान दिया रहा है, बच्चे विशेष पे ध्यान दिया जा रहा है। साथ में अभिक्रमित अधिगम यानी कि आपकी जो लर्निंग हो रही है वो एक प्रोग्राम्ड तरीके से हो रही है, व्यवस्थित तरीके से हो रही है। तो ये आपका ये आंसर बिल्कुल सुटेबल है, यानी कि 3 जो है वो आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के विचार से निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होने पर गौण प्रबलकों की विपत्ति होती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एक तो होते हैं प्रबलक जो होते हैं कि जो बिल्कुल निश्चित होते हैं या बहुत तीव्र होते हैं, और कुछ जो उनके पीछे से उनको बल मिलता है वो होते हैं गौण आपके। तो इन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए जो इन्होंने कहा है कि स्किनर के विचार से निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध होने पर गौण जो आपके हैं प्रबलकों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसमें है पहला तटस्थ उद्दीपक, सकारात्मक उद्दीपक, नकारात्मक उद्दीपक। लेकिन और चौथा है आपका सकारात्मक उद्दीपक और नकारात्मक उद्दीपक। तो देखिए बच्चों जो ये आपके गौण जो प्रबलक हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है वो दोनों तरीक़ों से होती है, नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक उद्दीपक भी होती है। जब बच्चा कोई भी बच्चा है, कभी कभी देखिए कोई बच्चा जो कोई कार्य करता है तो उसको सकारात्मक उसको प्रबलक दिया जाता है, मतलब पुरस्कार भी दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा काम करता है क्योंकि उसको नकारात्मक उद्दीपक यानी कि नकारात्मक जो प्रबलक है वो भी दिया जाता है। तो ये दोनों जो है सकारात्मक उद्दीपक और नकारात्मक उद्दीपक, ये दोनों ही आपके जो गौण प्रबलकों की उत्पत्ति इनसे होती है, उससे संबद्ध है। ठीक है, तो ये आपका जो 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब 30 जो क्वेश्चन है आपका उसमें बताया है, इसमें 2 सूचियां आप लोगों को दी गई हैं। एक में व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादकों के नाम बात की है। तो अगर इसको देखेंगे तो जो फ्रायड है, फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक इनका सिद्धांत है, तो इसमें ये बात करते हैं जो आपके इसमें ये बात करते हैं विशेषक जीवन शैली को व्यक्त करने वाले होते हैं। ये कहते हैं कि जो विशेषक हैं वो जीवन शैली को व्यक्त करने वाले होते हैं। तो ये जो 4 है इसका वो ठीक है। और आपका जो इसमें बी पूछा हुआ है कि युंग के मनोवैज्ञानिक प्रकार, जो युंग है वो बात करते हैं जो विशेषक दो प्रकारों के बजाय पैमाने में 2 चरम बिंदुओं की बात करते हैं। जो युंग है ये 2 तरह के ये मनोवैज्ञानिक प्रकार बताते हैं व्यक्तित्व के स्वभाव के, एक अंतर्मुखी और शायद एक इनके जो 2 तरह के एक तरह से हैं बच्चों, इतना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है
कि इन्होंने दो तरीके के इन्होंने बताए हैं। तो ये समझ लीजिए कि विशेषक दो प्रकारों के बजाय पैमाने में दो चरम बिंदु के बोधक होते हैं। ये तो बात ध्यान है, लेकिन इन्होंने दो प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के व्यवहार या स्वभाव के बारे में, वो इस टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो युंग के मनोवैज्ञानिक प्रकार है, इसको आप तीसरे से मैच कर देंगे। और तीसरा जो है सी आपका पूछा गया है, वो है ऑल पॉट का व्यक्तिगत विन्यास सिद्धांत। तो ठीक इसका जो है आपका जो सेकंड है कि व्यक्तित्व के विशेषक व्यवहार पद्धति के माध्यम से व्यक्त मनोसंवायिक संरचना के प्रदर्शक होते हैं, ये इसको इससे मैच करेंगे। और जो डी आपका है कि कटेल का पृष्ठ एवं मूल विशेषक सिद्धांत, ये जो आपका है, ये जो फर्स्ट वाला है व्यक्तित्व के विशेषक वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होते हैं। ये कहीं ना कहीं पृष्ठ और मूलक विशेषक की बात करते हैं, जो कि वंश अनुक्रम से संबंधित है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो 4 है, ये बिल्कुल ठीक होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि विचारावेश प्रक्रियाएं विशेष कर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती हैं। यहाँ पे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के एक आपका टर्म है, उसकी बात हो रही है। तो ये जो विचारावेश प्रक्रियाएं हैं, किन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, किन बच्चों के लिए ज़्यादा सहायक होती हैं। तो जो आपके सर्जनशील बच्चे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेटर होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये आपका है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका जो है, ये ज़्यादातर जो क्रिएटिव बच्चे हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनके लिए उनकी सहायता करता है। तो आपका इसके हिसाब से जो तीसरा है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब आगे है, इसमें बात हो रही है कि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय जो समायोजन का सबसे अच्छे रूप में वर्णन करता है। अपना उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन करिए। तो जो समायोजन है, समायोजन आपका पहला जो उसमें ऑप्शन दिया गया है, इन्होंने कहा कि समायोजन तनाव का सामना करने के लिए व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, तो इसका अगर देखते हैं हम लोग, तो ये कह रहे हैं कि समायोजन, पहला पॉइंट दिया गया है कि समायोजन तनाव का सामना करने के लिए व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, तो ये अगर हम ये जो समायोजन की बात हो रही है, ये हम अपने अंदर ही देखेंगे, अपने आसपास के माहौल में देखेंगे। तो ये कह रहे कौन सा ऐसा समुच्चय आपको इसमें से लगता है कि जो इन बातों को ठीक से अच्छे से वर्णन कर रहा है। तो जो पहला आपका है कि समायोजन तनाव का सामना करने के लिए व्यक्तियों, जब कोई भी आपके देखिए कोई भी अगर तनाव होता है, तो जो आप उससे लड़ते हैं, उससे मतलब एक तरह से सामना उसका करते हैं और प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम है। तो ये बात ठीक है बिल्कुल। तो आपका पहला तो इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि समायोजन दूसरों में परिवर्तन लाने के लिए निर्देशित होता है। देखिए, जो समायोजन होता है, सामंजस्य होता है, वो हम अपने अंदर करते हैं, दूसरों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका नहीं ठीक होगा। और आगे है कि समायोजन को परिभाषित करने के लिए व्यक्ति और उसके सामाजिक समूह के बीच परस्पर प्रभाव पर बल देना होता है। यानी कि समायोजन को परिभाषित करने के लिए व्यक्ति, पहले तो व्यक्ति और जो सामाजिक समूह है उसके बीच जो परस्पर प्रभाव पर बल देना होता है। तो ये भी आपका ठीक है। आगे है कि समायोजन किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक सतत प्रक्रिया है। ये भी ठीक है, क्यों जो एडजस्टमेंट है या जो भी समायोजन है वो एक सतत प्रक्रिया, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब आगे है कि समायोजन एक प्रकार का परामर्श प्रदान करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, समायोजन आदमी अपने आप में करता है, परामर्श वाली इसमें कोई बात नहीं है। और आगे है कि
समायोजन व्यक्ति और उसके परिवेश यानी कि दोनों में परिवर्तन लाता है। देखिए, जब व्यक्ति जब वो अपने आप में समायोजन करता है, सामंजस्य लाता है, तो उसके दोनों चीज़ों में परिवर्तन होता है। जो उसका वातावरण है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो ये भी ठीक है आपका। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका फर्स्ट ठीक हुआ, और तीसरा आपका ठीक है, 4 आपका ठीक है, 6 ठीक है। उसके हिसाब से आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको 2 सूचियाँ इसमें भी दी गई हैं, इसमें मिलान करना है। एक तरफ बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, और इसमें बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उन्होंने किस चीज़ पे बल दिया है उधर आपको मैच करना है। तो पहले तो गिलफोर्ड का है, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत क्या कहता है। तो जो ये सिद्धांत है ये बात करता है मूलभूत मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं, विशिष्ट विषय वस्तु और उत्पादों के माध्यम से योग्यताओं की व्याख्या की जा सकती है, ये बात कहता है। ठीक है। दूसरा आपका है कि वर्णन का अधिक्रमित संरचना सिद्धांत। तो इसमें अधिक्रमित आ गया यानी कि क्रम आ गया आपका एक तरह से। तो इसका आपका होगा, इसका जो तीसरा है कि योग्यता के साथ जुड़े हुए सामान्य और व्यापक और विशिष्ट कारक। इसमें 3 तरीके के दिए गए हैं, एक तो व्यापक और सामान्य और विशिष्ट कारक दिए गए हैं, तो इससे आप इसको मैच करेंगे। और तीसरा है कि गार्डनर का बहुविमात यानी कि बहुविमात्मक और भावात्मक बुद्धि सिद्धांत। तो जो आपका इसका अगर देखें तो इसका होगा योग्यताएं पोषित और विकसित की जा सकती हैं। ये जो आपका 4 है कि योग्यताएं पोषित और विकसित की जा सकती हैं, ये इसका हो गया। और डी जो आपका है डेनियल गोलमैन का भावात्मक बुद्धि सिद्धांत। बच्चों ये जो पॉइंट है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डेनियल गोलमैन का भावात्मक बुद्धि सिद्धांत। अब इससे भी आपका एक आंसर अगर आज ऐसे मिलता है तो ठीक हो सकता है कि जो भावात्मक आपका बुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो डेनियल गोलमैन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें इसका जो डी का आपका है वो पहला ठीक होगा। इसमें इन्होंने बताया था सहचर्यात्मक चिंतन और अभिप्रेरण के बारे में बताया था उन्होंने। तो इसको इससे मैच कर देंगे। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जो पहला ऑप्शन है हम लोगों का वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की अवधारणा अर्थ और मूल्य की समस्या का समाधान करती है। तो देखिए, मूल्य आपकी नैतिकता जो है वो किस में ज़्यादा होती है, कौन सी जितने भी इसमें बुद्धियाँ दी गई किस बुद्धि से ज़्यादा वो संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे शैक्षिक बुद्धि है, IQ है, EQ है, और आपका SQ है, और आपका CQ है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आध्यात्मिक आपका अध्यात्म जो होता है यानी कि स्पिरिचुअल क्वालिटी जो आपका क्वेश्चन वो बुद्धि होती है उससे संबंधित है, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित है ये। तो क्योंकि उसी में नैतिकता की बात होती है, मूल्यों की बात होती है, तो आप इसको ये जो इसका तीसरा है ये बिल्कुल ठीक है। अब 35 आपका कह रहा है कि 2 अभिकथन आपको दिए गए हैं। ठीक है। इसमें एक कह रहा है कि अधिगम सामग्री को व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने एवं समूह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भावनात्मक बुद्धि और शैक्षिक बुद्धि उच्च होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरी है कि अब जो ऊपर बताया है इसका रीजन नीचे बताते हैं, तो देखते हैं रीजन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तर्क दिया है कि किसी व्यक्ति की जो शैक्षिक बुद्धि है उसे व्यवस्थित होने में जबकि भावनात्मक बुद्धि समूह की आवश्यकताओं को समझने में योगदान करती है। तो देखिए, ऊपर जो बात हुई है कि अधिगम सामग्री की बात हो रही है। ठीक है, अधिगम सामग्री को व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने एवं समूह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भावनात्मक बुद्धि शैक्षिक बुद्धि उच्च होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात हो रही है। और नीचे इन्होंने बात कही है
कि किसी व्यक्ति की शैक्षिक बुद्धि उसे व्यवस्थित होने में, भावनात्मक बुद्धि समूह की आवश्यकताओं को समझने में योगदान देते। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो ऊपर हमारा बताया गया उसका ये रीजन ठीक नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही तर्क नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर और ए अगर हम बताते हैं, देखते हैं कि पहला इन्होंने कहा कि अधिगम सामग्री को व्यवस्थित करने, यानी कि अधिगम सामग्री जो पढ़ने वाली, सीखने वाली सामग्री है, उसको व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने और समूह अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भावनात्मक बुद्धि और शैक्षिक बुद्धि उच्च होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की शैक्षिक बुद्धि और शैक्षिक बुद्धि उसे व्यवस्थित होने में, जबकि भावनात्मक बुद्धि समूह की आवश्यकताओं को समझने में योगदान देती है। तो जो ऊपर बात कही जा रही है उससे नीचे वाला शैक्षिक बुद्धि ऊपर भी बताई गई कि वो उच्च होनी चाहिए। और क्यों, उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि किसी व्यक्ति की शैक्षिक बुद्धि उसे व्यवस्थित होने में सहायता करती है, भावनात्मक बुद्धि की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, योगदान देती है। तो ये इसका सही तर्क है, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो सेकंड वाला आपका है वो बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही तर्क है। अब आगे क्वेश्चन है आपका, आगे कह रहे हैं 36 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है। अब गुणात्मक अनुसंधान, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें गुणों की व्याख्या होती है, गुणों का वर्णन होता है। इसमें कोई जो आकलन है, जो कोई डाटा, इसमें एक तरह से डाटा इसमें काउंट नहीं होता है। ये गुण होते हैं, अभिवृत्तियाँ होती हैं, योग्यता होती है, इन सब का मापन उसमें होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट सही होंगे। तो पहला आपका है ए है, इसमें प्रारंभिक विद्यालय के बालकों की उपस्थिति पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे जो है एक तरह से हम लोग गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। और दूसरा है अभिभावक जो है शिक्षक संघ की बैठकों में भाग क्यों नहीं लेते। यहाँ पे क्यों जो है वो क्यों जाना जाता है, तो ये आपका ठीक है, बी आपका ठीक होगा। और फिर है आपका कि स्कूल जो स्कूल शिक्षकों की सक्षमता स्तर आकलन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पे आकलन की बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, तो यही आपका नहीं होगा। डी है आपका किसी विशेष समुदाय के छात्रों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पढ़ाई बीच में छोड़ने का क्या कारण है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी डाटा आकलन करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और किस तरीके से क्या कारण है। और जो आपका जो पहला है आपका, इसमें देखिए बच्चों जो गुणात्मक अनुसंधान होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अभिवृत्तियाँ, योग्यता ये सब मापी जाती हैं। तो इसके हिसाब से आपका इसमें बी तो ठीक है। और दूसरे में आप जो सी है उसमें डाउट है। डी देखें, अगर किसी विशेष समुदाय के छात्रों द्वारा, कोई विशेष समुदाय के छात्रों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पढ़ाई छोड़ने के कारण क्या है, इसमें भी उनके चीज़ें ढूंढी जाएंगी कि हाँ वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों ढूंढा जाएगा। तो ये आपका ठीक होगा, डी भी इसका ठीक है। ई देखिए, प्रारंभिक विद्यालय के बालकों की शाब्दिक योग्यता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यहाँ पे मूल्यांकन की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपको देखें तो जो डी है आपका, यानी कि आपका 4 जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि मात्रात्मक अनुसंधान, यानी कि इसमें डाटा की बात होगी, या आपका जो क्वांटिटेटिव आपका जो अनुसंधान है, शोध, उसकी बात हो रही है।
तो यहाँ पे जो आधारित लेख के विधि जो है अनुभाग में सम्मिलित होंगी। इसमें जो पॉइंट्स थे इसमें कौन कौन सी, जो हम मात्रात्मक अनुसंधान करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। देखो, पहला इन्होंने बताया कि प्रतिभागी सामग्री उपकरण, दूसरे में है प्रतिभागी पद्धतियाँ और सामग्री, तीसरे में है उपकरण पद्धतियाँ और प्रदत्त विश्लेषण, और चौथे में है प्रतिभागी उपकरण और पद्धतियाँ। देखिए, जब भी आप लोग अनुसंधान करते हैं तो उसमें एक तो प्रतिभागी होता है, ठीक है, और उपकरण होने चाहिए। कौन कौन से उपकरण आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, पद्धतियाँ कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करें, किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो इसका 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अब 38 जो है वो उसमें बता रहा है कि पहले तो आपको एक खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया गया है कि प्रदत्तों के अनेक स्रोतों अथवा प्रदत्त संग्रह की अनेक पद्धतियों को मिलाकर प्रदत्तों की पर्याप्तता का आकलन करना है, ठीक है। अब इसमें से बता रहे हैं कि ये जो एक तरह से स्टेटमेंट दी हुई है ये किससे मैच कर रही है, कौन इसके लिए ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो त्रिभुजीकरण है ये बिल्कुल ठीक है। अब क्यों ठीक है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो त्रिभुजन भुजीकरण है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो डाटा हम, जो गुणात्मक शोध हम करते हैं उसमें डाटा एकत्रित करने के लिए एक से अधिक तरीकों का हम लोग उपयोग करते हैं, और जो गुणात्मक शोध होता है उसमें जो शोध कर रहा है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने नज़रिए से देख रहा है, किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करके बता रहा है। तो जो गुणात्मक शोध इसमें है तो इसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं कि जो त्रिभुजन की अवधारणा का, इसका मतलब त्रिभुजीकरण करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो डाटा है आपका, जो प्रदत्त बताए हैं, डाटा बताया है, वो अनेक स्रोतों से आपका संग्रह किया जाता है, ठीक है। अनेक स्रोतों से उसको संग्रह करके और उसको जो संग्रह की अनेक पद्धतियों को मिलाकर प्रदत्तों की जो पर्याप्तता है उसका आकलन फिर किया जाता है और देखा जाता है, और बहुत सी विधियों से उसको जांचा जाता है, उसकी परख की जाती है, और फिर जाके उस शोध की सही जो तस्वीर है, सही चीज़ वो निकल के आती है। तो एक तरह से कहा जाएगा तो जो गुणात्मक शोध हम लोग करते हैं उसकी कमियों को पूरा दूर करने के लिए ये जो त्रिभुजीकरण है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है कि शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यष्टि अध्ययन विधि में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया जाता है। देखिए, जब हम लोग व्यष्टि अध्ययन यानी कि पूरी एक क्षेत्र का, किसी क्षेत्र की जनता का जब अध्ययन कर रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान में, या शैक्षिक अनुसंधान की बात हो रही है तो वो आपके विद्यालय या क्लासरूम से संबंधित होगा, तो वहाँ पे जब अनुसंधान की बात होती है तो हम वहाँ पे किस चीज़ के किसे महत्व दिया जाता है। जब हम वहाँ पे अध्ययन करते तो वहाँ पे हम नवीन चीज़ों का, जो नवीन चीज़ें हैं उनको महत्व देते हैं, नई चीज़ों को अपनाने में ज़रूरी समझते हैं, उनको अप्लाई करने में उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपका उसके हिसाब से अगर देखें जो क्रिया विधि वहाँ अपनाई जाती है व्यष्टि अध्ययन में, कहाँ पे, शैक्षिक अनुसंधान में क्रिया शोध किया जाता है, तो वहाँ पे जो महत्व दिया जाता है वो अनुपम विशेषताएं यानी कि नवीन चीज़ों को अपनाने में, और ये कितनी ठीक होंगी अगर नवीन चीज़ों को अपनाया जाए, कितना ठीक रहेंगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो 4 है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला है कि जो प्रतिशतांकों में अपनाए जाने वाला मापन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्रतिशत होते हैं, जो परसेंटेज होती है उसकी बात हो रही है, उसमें कौन सा मापन अपनाया जाता है उसमें ये कह रहे हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो एक है नामित मापनी, और आपकी एक क्रमिक मापनी है, अंतराल मापनी है, अनुपात मापनी है, ठीक है। तो अनुपात मापनी हमने रेशियो उसमें देखा जाता है। रेशियो में आपका जैसे है रेशियो में आपका जैसे लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसका मापन किया जाता है और सबसे उच्च स्तर की मापनी होती है, ठीक है।
जो अनुपात मापनी है। और आपका जो क्रमिक मापनी है, यानी कि ऑर्डर, इसमें ऑर्डर की बात की जाती है। इसमें आपका जैसे मान लीजिए आप ऑर्डर में चीज़ों को लिखते हैं, यानी कि जैसे आप मान लीजिए किसी के सामाजिक आर्थिक स्तर का ऑर्डर की बात करें तो कहेंगे मिडिल फैमिली, हायर फैमिली और लोअर फैमिली, इस तरीके से बांटते हैं। और अगर उसका मापन कर रहे हैं कि जैसे रैंक का मापन कर रहे हैं, सेकंड रैंक आई, थर्ड रैंक आई, फोर्थ रैंक आई, तो रैंक के हिसाब से आप ऑर्डर में उसको रख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर की बात होती है। और जो प्रतिशत है वो अंकों से संबंधित है, कि कहते नहीं कि ये बच्चा इतना प्रतिशत लाया है, ये बच्चा इतना प्रतिशत लाया है, तो एक रैंक बनती है प्रतिशत के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है हम जो क्रमिक आपका मापनी है, यानी कि ऑर्डर वाली जो ऑर्डर की मापनी है, इसमें हम देखेंगे ये आपका ठीक होगा बिल्कुल, यानी क्रमिक मापनी पे टिक करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक अध्ययन की विधि अनुभाग का प्रयोजन निम्नलिखित में से क्या है। प्रयोजन मतलब उसका उद्देश्य क्या है जो हम गुणात्मक अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो इनका गुणात्मक अध्ययन करने का मतलब यही है कि इसमें अध्ययन के समग्र अभिकल्प का वर्णन करना है। एक तरह से पूरा वर्णन, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उसका एक वर्णन टाइप में पूरा उसको लिखते हैं। तो इसका जो 4 है आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक जो विश्वसनीयता है का उसका अर्थ क्या है। तो उसका जो गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प जो है, उसमें हम लोग जो आंतरिक विश्वसनीयता है उसका अर्थ आपका है अंतर पर्यवेक्ष विश्वसनीयता। उसको ये कहते हैं अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता कहते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो सेकंड है वो ठीक होगा। अगला है कि आपको निरूपक दिए गए हैं, स्रोत दिए गए हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग किस स्रोत से प्राप्त होती हैं, उस कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो पहला आपका है शैक्षिक अनुसंधान और व्यावसायिक पत्रिकाओं में लेख। ये कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो ये आपको मिलते हैं जो शैक्षिक पत्रिकाओं की वर्तमान सूची है। जब आपको शैक्षिक अनुसंधान की चीज़ें चाहिए, व्यावसायिक पत्रिकाएं चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेंगी। ये यहाँ पे भी पत्रिकाएं हैं, और ये देखिए जो तीसरे में लिखा है शैक्षिक पत्रिकाओं की वर्तमान सूची, यहीं से तो आपको मिलेंगी। अगर आपको शैक्षिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, जानना है, व्यावसायिक पत्रिकाओं में लेख जो है उसके बारे में जानना है, तो कहाँ से मिलेगा। ये मिलेगा शैक्षिक पत्रिकाओं की वर्तमान सूची, वहाँ से आपको मिलेगा। दूसरा है आपका एरिक प्रणाली में रिपोर्टिंग जो साहित्य है वो आपका कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये जो इसका जो है वो आपको, जो आपका फर्स्ट है कि शिक्षा में संसाधन जो है, एरिक प्रणाली में रिपोर्टिंग साहित्य जो है वो आपको मिलेगा शिक्षा में संसाधन, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। और आगे है अनुसंधान के चयनित क्षेत्रों के संबंध में ज्ञान की स्थिति, ये कहाँ से आपको प्राप्त होंगी। ये आपको जो अनुसंधान के चयनित क्षेत्रों के संबंध में ज्ञान की स्थिति, ये आपको प्राप्त होंगी जो इसका विश्व कोश और पुस्तिकाएं और वार्षिक रिपोर्ट जो है वो वहाँ से आपको प्राप्त होगा। अब अनुसंधान के उपयोग हेतु वाणिज्य रूप में प्रकाशित दस्तावेजों का विवरण, ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको मिलेगा जो आप लोग वार्षिकी पढ़ते हैं पूरे साल की, मानसिक अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग हेतु वाणिज्य रूप में प्रकाशित दस्तावेजों का विवरण। ये विवरण जो आप लोगों को मिलेगा ये आप लोगों को मानसिक मापन वार्षिकी में से ये मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो
इसका जो आपका तीसरा है ये बिल्कुल ठीक है। अगला है सामान्य वितरण में धनात्मक एवं प्रमाणिक विचलन की बात हो रही है। तो ये बच्चों ये सम है जो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए ये पूरा जो आपका एक नॉर्मल एक आपका वक्र होता है या कहते हैं उसको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए तो ये स्किप करते हैं बच्चों इसमें से। चलिए आगे देखते हैं। 45 है कि अनुसंधान की परिकल्पना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखना है, सही की बात नहीं हो रही, यहाँ नहीं की बात हो रही। कौन सा सही नहीं है, अनुसंधान की परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि समस्या कथन की तुलना में अधिक विशिष्ट होती है। ये बात यहाँ नहीं पूछी हुई है, तो ये बात है। ठीक है, अनुसंधान की परिकल्पना के विषय में ये बात ठीक है। दूसरे उन्होंने कहा है कि किसी सिद्धांत द्वारा समर्थित अथवा समर्थित नहीं भी होती। जो परिकल्पना होती है, कभी कभी देखिए जो परिकल्पना है जब आप लोग अनुसंधान करते हैं तो वो समर्थित भी होती है, नहीं समर्थित भी होती। तो ये बात ठीक है। सी आपका ऐसी कह रहा है कि एक कथन जिसमें कि अध्ययन के प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं, ये बात इसमें नहीं है, परिकल्पना में ये बात नहीं होती है। तो ये आपका सी जो है इसमें ठीक होगा। और डी जो है ऐसे चरों का संबंध बताते हैं जिसका मापन हेर फेर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हाँ, इसमें चरों का जो वर्गीकरण होता है, हेर फेर होता है, वो तो होता है, अनुसंधान करते हैं हम लोग। तो ये भी ठीक है। ये इसमें नहीं पूछा हुआ है तो इसके हिसाब से इस पे नहीं टिक करेंगे। अब ये जो है सांख्यिकीय परिकल्पना से अभिन्न होती है। जो सांख्यिकीय है वो परिकल्पना से अभिन्न होती है, अलग होती है। तो ये भी बात ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका सी ठीक होगा और आपका ई ठीक होगा, यानी कि आपका जो तीसरा है वो ऑप्शन ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका बताया है फाई गुणांक जिस प्रकार कोटिक से संबंधित है उसी प्रकार बिंदु दिव क्रमिक संबंधित है। ठीक है, तो फाई गुणांक क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो फाई गुणांक होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो आपके चर होंगे एक्स वाई। ठीक है, और दोनों को वास्तविक श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक्स को भी दोनों वास्तविक श्रेणी बांट दिया जाएगा, और जो वाई है वाई को भी मतलब उस जो एक्स के भी दो पार्टों में बांटा जाएगा, वाई को भी दो पार्टों में बांटा जाएगा, और जो बांटा जाएगा उसका आधार जो होगा वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये जो है फाई है, उसी तरीके से फाई में भी ऐसे करते हैं। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं कोटिक, इसमें भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि जो फाई में है आप वास्तविक जो श्रेणियाँ हैं उसमें बांटते हैं, और जो चतुष्कोटिक है इसमें आप लोग जो स्वेच्छाचारी अपने मन से ही बांट देते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। तो ठीक है, बस इतना अंतर है। तो जैसे ये इससे मैच कर रहा है उसी तरीके से पूछ रहे हैं कि जो बिंदु द्विक्रमिक है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है द्विक्रमिक आर से। ठीक है, क्योंकि जो द्विक्रमिक है आपका, इसमें एक्स वाई इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें जो एक आपका जो चर है उसके दोनों चरों को नहीं बांटा जाता। एक चर के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, और एक वास्तविक होता है और दूसरे में वास्तविक नहीं होता। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो जो बिंदु द्विक्रमिक है इसको आप लोग मिलाएंगे द्विक्रमिक आर से, यानी सेकंड जो है इसका ये ठीक है। अब 47 आपका है कि एक अध्ययन में दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच एक बड़े समूह के लिए टी परीक्षण का उपयोग कर दी गई है। टी का मान 2.10 है, तो शून्य परिकल्पना HO के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा।
ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए, इन्होंने कहा है टी का मान जो है वो 2.10 है, ये बात इन्होंने बताई है। और एक बात इसमें देखिए, एक क्वेश्चन का आपको इसमें और बताया गया है कि एक अध्ययन में दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच कैसे होती है, वो टी परीक्षण से होती है। ये भी बात आपको पता चली इसमें। और पूछ रहे हैं कि टी का मान इतना है तो शून्य परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय लेंगे। तो जब टी का मान इतना है तो हम ये निर्णय लेंगे कि एच ओ शून्य परिकल्पना को सार्थकता के केवल 0.05 स्तर तक अस्वीकार किया जाएगा। यानी कि अगर 2.10 है तो अगर ये स्तर जो है वो 5 तक पहुंच जाए, या 0.05 तक अगर आ जाता है तो हम लोग शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देंगे, अन्यथा स्वीकार कर लेंगे। तो जो सी है आपका ये बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि 3। अगला है कि काई स्क्वायर की बात हो रही है। काई स्क्वायर जो है, जैसे परिमितिक परीक्षण के उपयोग हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं संतुष्ट होती हैं। तो जो आपका काई स्क्वायर है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई विशेष ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो कोई मानकों की ज़रूरत नहीं होती, कोई मानक जो है मानकों की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको अपरिमितिक परीक्षण बताया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिए जो सी वाला है कि आपका जो तीसरा है कि वितरण की प्रकृति जो है के बारे में कोई मान्यता अपेक्षित नहीं है, कि कोई मान्यता हो, कोई मानक रखा गया हो, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका 3 जो है वो ठीक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुसंधानकर्ता पियर्सन के गुणक आघूर्ण का प्रयोग करते हुए 3 चरों जैसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि एक हो गया चर, दूसरा बुद्धि, और तीसरा इन्होंने बताया सामाजिक आर्थिक स्तर के बीच संबंध का पता लगाना चाहता है। उसके अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव को, ठीक है, अपने उद्देश्य के अनुसार सामाजिक आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित कर, एक चर को उसने नियंत्रित कर दिया, अपने उद्देश्य के अनुसार सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव को नियंत्रित कर दिया, रोक दिया, शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धि के बीच संबंध का अनुमान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सांख्यिकीय विधि उपयुक्त होगी। तो जब हम 3 चर हैं, 4 चर हम लोगों के पास है, उसमें से हम 2 चरों का संबंध पता लगाने के लिए, सहसंबंध पता लगाने के लिए हम एक चर को नियंत्रित कर देते हैं, उसके प्रभाव को रोक देते हैं, प्रभाव को नियंत्रित कर देते हैं, तो वहाँ पे जो हम सांख्यिकीय लगाते हैं वो लगाते हैं आंशिक सहसंबंध ज्ञात करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आंशिक सहसंबंध ज्ञात करते हैं। तो ये जो 4 है आपका ये बिल्कुल ठीक है। अब अगला है आपका एकल चरता, यानी कि एकल चरता जो आपकी है, यानी कि यहाँ पे एनोवा की बात, एफ की बात हो रही है। तो f का मान ज्ञात करने के लिए विधि का अंतिम चरण क्या है। जब हम विधि अपनाते हैं, f का मान ज्ञात करते हैं, एनोवा लगाते हैं, तो जो आखिरी चरण उसका है वो क्या है। तो जब इसके स्टेप आप देखेंगे तो इसमें और जो स्टेप दिए गए हैं, मैंने इसकी थ्योरी इनका भी देखा था, उसमें देखा कि और स्टेप जो है वो उसमें नहीं है, लेकिन जो ये स्टेप आपका है कि मध्य वर्गों का योग ज्ञात करना, ये उसमें था। तो ये आपका उसके हिसाब से ठीक होगा कि इसमें जब हम इसके स्टेप लगाते हैं, जब एफ ज्ञात करते हैं तो मध्य वर्गों का योग ज्ञात करना, ये जो स्टेप है उसमें होता है, तो इसके हिसाब से ये आपका ठीक होगा।
तो बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग बताइए वीडियो आप लोगों को कैसे लगे। कोई डाउट हो तो आप लोग उसको पूछिए। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको डाउट क्लियर करने में, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हर एक टॉपिक को इतना बारीकी से लिया जाए। लेकिन अगर ये लोग आंसर आप लोग करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो, उनकी भी हेल्प हो, उनके भी पेपर हैं। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।